अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कंट्रोल रूम से। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है और आज चौथा दिन है और कशीदगी अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर डिस्कशन करनी है। आज हमने देखा कि पहली मरतबा पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से बाकायदा वो सबूत फराहम किए गए कि कैसे 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला किया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 5 जो भारत के लड़ाका तैयारे थे जिनमें 3 रफाल जहाज थे उनको कैसे मार गिराया गया, उसके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कुछ कोशिशें हो रही हैं। सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो दिल्ली से अब इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में उनकी आम मुलाकातें हुई हैं और क्या वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं क्या उसके नतीजे में मुमकिन है कि डी एस्केलेशन हो सकती है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके जो मनफी असरात हैं वो बाकी ज़िंदगी के शोबों पर आना शुरू हो गए हैं। कल हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुलतवी किए गए। आज जो भारतीय IPL है उसको भी बाकायदा तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अगर ये कशीदगी बरकरार रहती है तो डेफिनेटली इसके और भी असरात मुरतब होंगे। लेकिन शहबाज, जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आज भी मैं ISPR में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तीनों सर्विसेज के लोग मौजूद थे। पहली मरतबा DG ISPR तो ऑन एंड ऑफ मीडिया से बात कर ही रहे थे, नेवी और एयरफोर्स के वहाँ पे नुमाइंदे भी मौजूद थे और जो मुझे सेंस मिली और उनसे सवाल भी हुआ DG ISPR से कि क्या कोई इम्कानात हैं डी एस्केलेशन के, तो उन्होंने तो पहले ये कहा कि ये डी एस्केलेशन का सवाल तो पाकिस्तान से होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एस्केलेशन भारत ने शुरू की है और अभी तक पाकिस्तान ने जो भी इकदाम लिए हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए हैं और अपने आप को डिफेंड करने के लिए लिए हैं और पाकिस्तान ने जो कहा है कि हम जवाब देंगे तो वो जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो टेंशन है वो बरकरार है और शायद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आएगा। बिल्कुल, अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आ रही है कामरान आपने ठीक कहा, उसे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान आपका जो राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो उसका सेल्फ डिफेंस का राइट है, उसको वो एक्सरसाइज करेगा और इसकी जो रिफ्लेक्शन है, एक जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आई, जो आपने कहा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, सऊदी अरब के जो नायब वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान जो UN का चार्टर का आर्टिकल 51 है उसके तहत अपना राइट जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का उसको एक्सरसाइज करेगा। तो अगर ये सारी सूरत हाल कामरान हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मुसलसल अपना उसका जो व्यू है बड़ा क्लियर है, वो अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो दोस्त ममालिक हैं, जो फॉरेन पावर्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि डी एस्केलेशन हो। तो ये आपको क्या लग रहा है, चीजें किस तरफ जा रही हैं? देखें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके 2 प्लेयर्स जो हैं आगे चल के तफसील से बात भी करेंगे और पाकिस्तान ने जो 2 बड़ी शराइत रखी हैं, US और जो सऊदी अरेबिया है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो। लेकिन पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं कि जिस तरीके से भारत ने जो किया कि पाकिस्तान के जो मेन लैंड है यानी कि लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, यहाँ पर आकर अगर आप इस तरीके से मिसाइल मारेंगे और एक वाक़े की बुनियाद पर जिसके आपने सबूत फराहम नहीं किए और बग़ैर सबूतों के आपने पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई कर दी है, तो पाकिस्तान का ये कहना है कि वो एक ऐसा न्यू नॉर्मल जो है वो सेट होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ये मुसलसल कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन जो गुज़श्ता 2 रातों में एक जो दिलचस्प सूरत हाल आपको एक नज़र आ रही है कि ख़ास करके अगर आप भारतीय मीडिया को अगर आप फॉलो करें पिछले 2 रातों में, तो अचानक से अगर आप देखें तो वहाँ पर तो एक बिल्कुल आपको जंगी माहौल नज़र आता है। पिछले 2 रातों में ये भारत की तरफ से खबरें ये दी जाती रहीं कि पाकिस्तान की तरफ से हमला कर दिया गया। मसलन 2 रोज़ पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने कोई भारत के 15 जो मकामात हैं, जो डिफरेंट उनकी स्ट्रेटिजिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। और उसके बाद फिर जब बाकायदा उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था तो शायद लोगों को ये लगा कि पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई करनी है वो कर दी है। लेकिन तब लोगों को हैरानी हुई जब पाकिस्तान की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई और ये कहा गया कि ये तो भारत खुद से ही एक फॉल्स फ्लैग तरह की कार्रवाई कर रहा है, हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात भी फिर ऐसा ही हुआ, अगेन भारत ने कहा जी कि पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है और उनको एयर डिफेंस जो भारत का सिस्टम है उसने मुबैना तौर पर नाकाम बना दिया है। फिर DG ISPR को आना पड़ा और कहना पड़ा कि जी पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा
तो दुनिया देखेगी, उसके लिए आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक जो मेरे ख्याल में जब ये डस्ट सेटल डाउन भी हो जाएगी, जो इस सारे जो वाक़े की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी कैसे साबित की है, और 6 और 7 की दरमियानी शब जो हुआ वो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। कम से कम कोई 110 जो जहाज हैं पाकिस्तान और भारत के, वो 1 घंटा तक एयरबोर्न रहे। तारीख में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। भारत के कोई 70 एयरक्राफ्ट, जिसमें 14 राफेल तैयारे मौजूद थे, और पाकिस्तान के कोई 40 जो लड़ाका तैयारे हैं वो अपने दिफा के लिए मौजूद थे। तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा तौर पर दुनिया को वो सबूत दिखा दिए हैं कि 6 और 7 की दरमियानी शब क्या हुआ था, और पाकिस्तान ने कैसे भारत के 5 लड़ाका तैयारे ना सिर्फ मार गिराए, बल्कि उनके जो एक पायलट हैं, उनका जो एक रेडियो ट्रांसमिशन है, वो तक पाकिस्तान के पास रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है, और वो डिस्ट्रेस्ड की हालत में वहां पर क्या कह रहे थे। तो पहले ये थोड़ा एक्सटेंडेड सा क्लिप है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद साहब हैं, ये डेप्टी चीफ ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने ये सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। आइए पहले वो देखते हैं। That was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. These are the locations with the range bearing, electronic ID, that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because and when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. And I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. I will share this detail. It's a long RT that we have. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. So the idea was to just to prize you guys and to share with you how complicated this was, how this example can be taken not to do when you know that the adversary has the long stick. But I must say that it is not the equipment that matters all the time. It is the training, it is the leadership that gives you the direction and the ownership that it shows. That's what matters. जी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, डेप्टी वो चीफ हैं एयर ऑपरेशंस के पाकिस्तान एयर फोर्स के, और उन्होंने आखिर में जो बात की बिल्कुल ठीक की कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास जदीद लड़ाका तैयारा हो, उसके लिए ट्रेनिंग, गाइडेंस और फिर और बहुत से लवाजमात जो हैं वो आपको पूरे करना होते हैं। और उन्होंने जो बात की कि जब आपको पता हो तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जब आपके एनिमी के पास, यानी कि जो एडवर्सरी है, यानी भारत का एडवर्सरी पाकिस्तान है, उसके पास लॉन्ग स्टिक है, तो वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज
जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो PL-15 जिसे कहते हैं, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर्स तक है, यानी कि पाकिस्तान को भारत की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही आप अपनी एयर स्पेस में रहकर उनको हिट कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में, और जो इन्होंने आज सबूत भी सामने लाए हैं, उससे पहले ही जो एक फ्रेंच इंटेलिजेंस के एहलकार हैं, क्योंकि ये फ्रेंच मेड है रफाल, उन्होंने CNN को बताया था कि कम से कम जो उनकी तहकीकात के मुताबिक एक रफाल जो तैयारा है उसको पाकिस्तान ने मार गिराया है। बाकियों की जो तफसीलात है वो इकट्ठी की जा रही हैं। कल हमने देखा कि अमेरिका के जो 2 एहलकार हैं उन्होंने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को यह कंफर्म किया कि यस, कम से कम उनकी इत्तला के मुताबिक 2 भारतीय फाइटर जेट्स को गिराया गया है, उसमें से एक रफाल है। तो मेरे ख्याल में शहबाज जो भारत है अब वो झुटला रहा है। कल भी जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब अप्रोप्रिएट टाइम पर देंगे। मतलब अगर उनके जहाज नहीं गिरे तो वो आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल जब भारत में मीडिया में खबरें चली कि हमारा F-16 गिर गया है, JF-17 गिर गया है, हमारा पायलट गिरफ्तार हो गया है, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आउटराइटली पब्लिकली उसको रिजेक्ट किया कि ये तमाम खबरें मन घड़त हैं। बिल्कुल सही कहा कामरान आपने, जो हुआ वो दुनिया ने देखा, दुनिया से इसकी गवाही दे रही है। जिस तरीके से ये सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई कि जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक आईडीज़ हैं उनका भी पता है, पूरी दुनिया को पता होता है, जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कितने डिस्टेंस से जहाज़ को गिराया गया वो पता, और जब उनकी कॉकपिट की रिकॉर्डिंग्स जो उनकी है आ गई हैं तो उसके बाद पीछे क्या बचता है। तो एविडेंस तो है, अगर भारत के पास एविडेंस है तो बिल्कुल ले आए सामने, उसके पास मेरा ख्याल है नहीं। तो इसी वजह से कल से जो एक फेक उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ कि पाकिस्तान, कभी वो कराची पोर्ट पे अटैक कर देते हैं, कभी वो लाहौर में घुस जाते हैं, कभी रावलपिंडी में घुस जाते हैं, तो जो रियलिटी होती है वो दुनिया को दिखाई देती है। अभी अगर इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं हम, ये जो इन्होंने डिटेल्स बताएंगे उसमें एक रफाल का तो उन्होंने बता दिया कि किस डिस्टेंस से उनको गिराया गया, और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। जो बाकी 2 रफाल गिराए गए हैं उसके बारे में क्या तफसीलात दी उन्होंने आज? देखिए, उन्होंने ये वो कह रहे हैं कि उनके पास बाकी भी तमाम तफसीलात मौजूद हैं और ये तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। उन्होंने ज़ाहिर है कि वो तो शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर ये रिकॉर्डिंग मौजूद है तो वो बाकी हमारे पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और पूरा जिस तरह उन्होंने कहा कि जब मिसाइल फायर किया जाता है, जिस तरह हर जो फाइटर जेट की एक आईडी होती है, और उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू में ही जैसे ही उनके जितने जो जहाज थे उन्होंने उड़ान भरी थी और हमें पता था कि 14 उनके जो रफाल तैयारे हैं और उनको बड़ा उस पर मान था, क्योंकि 2019 में वो कहते थे कि भारत कहता था कि अगर हमारे पास रफाल तैयारे होते तो अभिनंदन जो है वो इस तरह पाकिस्तान में चाय पीने ना आता। लेकिन पाकिस्तान ने ये करके दिखाया कि डिलिबरेटली पाकिस्तान ने उनकी जो सबसे जबरदस्त मशीन थी उसको टारगेट करके बताया कि आप हमारे साथ उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। अब शहबाज, दूसरी में ब्रेक पे जाने से पहले आपको पता है कि भारत अब कई फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को, आप एक तो उन्होंने मिलिट्री एस्केलेशन की, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर बहुत से फैसले किए, फिर वो पब्लिकली अब पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनाना चाहते हैं और जो अपना जो भी उनका क्लाउड है डिप्लोमेटिक इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान के ऊपर दबाना चाहते हैं। और एक जो अब उनका पॉलिसी डिसीजन है कि वो IMF को भी कहेंगे, वो वर्ल्ड बैंक को भी कहेंगे, वो ADB को भी कहेंगे, वो पाकिस्तान के बायलैटरल जो पार्टनर्स हैं उनको भी कहेंगे कि आप पाकिस्तान को किसी तरह के कर्जे ना दें। लेकिन IMF ने शायद उनकी बात नहीं सुनी, आज जो खबर आई है वॉशिंगटन से। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भारत ने पूरी कोशिश की थी, उनकी तरफ से ऑफिशियल लेवल पे, हायर लेवल पे स्टेटमेंट्स आई कि हम ये जो कर्ज प्रोग्राम है पाकिस्तान का अप्रूव नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स आज IMF के बोर्ड ने वॉशिंगटन में एक तो नया जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जो 26वां प्रोग्राम होगा क्लाइमेट से रिलेटेड, जो मुल्क में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सूरत हाल पैदा हो रही है, उसे निपटने के लिए IMF के बोर्ड ने बावजूद भारत की मुखालफत के $1.3 अरब का एक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान का मंजूर कर दिया है। और दूसरा उसके साथ ही जो पहला प्रोग्राम है $7 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसकी एक जो किस्त थी $1.1 अरब की, वो पिछले साल सितंबर में अप्रूव हुई थी, उसकी दूसरी किस्त भी जो है $1 अरब की, वो भी आज IMF ने मंजूर कर दी है। वहां पे भारत ने काफी वावेला तो मचाया बोर्ड के अंदर कि जो पाकिस्तान जो है उसका जो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कर्जों के ऊपर बढ़ रही है, ये पाकिस्तान का मसला, ये भारत का मसला नहीं है। इसके लिए हम सवाल पूछने के लिए बैठे और हम पूछते भी हैं कि पाकिस्तान की जो कर्जों के ऊपर डिपेंडेंसी वो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी, भारत ने जहां पे उसको एक डिफेंस के फ्रंट के ऊपर उसको डिफीट हुई, 5 उसके तैयारे मार गिराए गए, उसके बाद अपनी जो नाकामी को छुपाने के लिए उसने IMF का रुख किया और वहां भी उसको नाकामी। इसकी कुछ तफसीलात तो हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारी जो डिस्कशन है नाज़रीन, इसको फोकस रखेंगे जो आज की ब्रीफिंग थी और उससे जो जुड़े हुए मामले हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को जारी है।
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुतालिक बात कर रहे हैं और हमेशा की तरह आज तीसरी रात भी जो भारतीय मीडिया से खबरें आ रही हैं, गुज़श्ता 2 रात की तरह वैसी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर वो पैनिक फैलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स कर रहे हैं। और ये तीसरी रात है वो ऐसा कर रहे हैं और उनकी जो वजारत दिफा है वो भी ये कहती है कि ये जी पाकिस्तान ड्रोन्स और उन्होंने मिसाइल मार रहे हैं और हम उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हालांकि डिनाई कर रहा है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे जो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड नासिर अहमद वाई साहब ने, और क्योंकि हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि आज बिलाखिर एयरफोर्स ने वो तमाम सबूत सामने रख दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान ने 6 और 7 की दरमियानी शब भारत के 5 जो जंगी जहाज हैं उनको गिराया और 3 जो रफाल तैयारे हैं उनको गिराया। तो बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल नासिर वाई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा आपसे कि आज एयर वाइस मार्शल जो औरंगजेब साहब हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये बताया कि ये मतलब हिस्ट्री का ये जो एरियल कॉम्बैट हुआ है इससे पहले कभी भी एक तो इतनी बड़ी तादाद में एक वक्त के ऊपर 100 से ज्यादा दोनों जो एडवर्सरीज हैं उनके जंगी जहाज एयरबोर्न हो और फिर 1 घंटे से जायद ये फाइट जारी रही। तो थोड़ा सा ये जरा सेंस दें कि आपके ख्याल में, क्योंकि आप जरा एयरफोर्स में आपने सर्व किया है, कि ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए जी, ये बहुत शुक्रिया पहले आपका फॉर हैविंग मी। औरंगजेब साहब ने आज इसको काफ़ी तफसील से बयान किया है। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये बहुत कम होता है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो अपनी पीस टाइम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं उसमें जनरली 100 से ज़्यादा जहाज़ मौजूद होते हैं। और इसके अंदर सबसे खसूसी बात यह है कि हमें जो कामयाबी हासिल हुई है वो अभी हमने सिर्फ अभी डिफेंसिव पोस्चर के अंदर हासिल की है। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी जो है वो ओवरऑल डिफेंसिव है, लेकिन जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं उसको ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं, यानी कि जो डिफेंस करेंगे वो ऑफेंसिवली करेंगे। इस चीज़ के पेश नज़र मेरे ख्याल में तो इंडियन एयरफोर्स को ये पहले से बहुत ज़्यादा होमवर्क किया होना चाहिए था और उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इसके बारे में गैदर हुई होनी चाहिए थी कि हम किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो जिस तरह का उनका जिस तरह की भी उनकी एग्रेशन होगी, जो हमारे तरफ से रिस्पॉन्स होगा। अभी तो हमारा ऑफेंसिव शुरू नहीं हुआ, तो डिफेंसिव के अंदर ही उन्होंने इतने जहाज अपने गिरवा लिए हैं। और आज की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये आपको एग्जैक्ट जो है ना वेक्टर्स भी बताए गए हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो जहाज गिरे हैं। और ये जब व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन, आई एम श्योर के देयर विल बी मेनी पीपल, थर्ड पार्टीज आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व्ड, और ये एग्जैक्टली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे आप पहले अच्छा एवीएम साहब एक चीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आज वाजे तो हो गई हैं, बीइंग अ फॉर्मर ऑफिसर, ये जो पहले एक ट्रेडिशनल एक डॉग फाइट होती थी वो तो जमाना खैर चला गया। अब डॉग फाइट में और जो बीवीआर फाइटिंग है इसमें फर्क क्या होता है, और इन जब बीवीआर फाइट हो रही होती है तो उसमें जहाजों की जो पोजीशन होती है उसमें कितना डिस्टेंस होता है यूजुअली? देखिए, जो अभी आजकल जहाज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजीज है ना, उसकी वजह से कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे जो कैपेबिलिटी आ गई है ना, एक तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इटसेल्फ है, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए होती है, उसको कहते हैं डाटा लिंक। तो डाटा लिंक के ज़रिए जो जहाज़ बंदा फ्लाई कर रहा होता है उसको ना सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों के बारे में कंप्लीट पिक्चर होती है, और अपने जो साथी जहाज़ हैं उनके बारे में भी कंप्लीट पिक्चर होती है। पहले ज़माने में, आज से 10, 15, 20 साल पहले जो डॉग फाइट होती थी वो बहुत कम रेंज के मिसाइलों के साथ होती थी। मिसाइल की रेंज मैक्सिमम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होती थी और आप फिजिकली उन जहाज़ों को देख सकते थे। आजकल चूंकि आपके मिसाइलों की रेंज जो है वो ऐसी हो गई है जो कि 100 किलोमीटर प्लस हैं, तो इसी वजह से इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जहाज का रेडार और जहाज का मिसाइल होता है। रेडार के जरिए दुश्मन के जहाज को देखा जाता है और मिसाइल को उसके ऊपर लॉक किया जाता है। जिस तरह के मिसाइल अभी आगे हैं, पहले तो उस मिसाइल को कहा जाता है एक्टिव मिसाइल,
कि जब आपने उसको लॉक कर लिया अपने दुश्मन जहाज को रडार के जरिए और आपने बटन दबा के मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, अब वो मिसाइल जो है वो एक्टिव है। उस मिसाइल के अंदर भी एक रडार मौजूद है जो कि अपने हदफ की तरफ जाना शुरू कर देता है और फिर उस अपने टारगेट की जान नहीं छोड़ता। अच्छा एवीएम साहब, ये जरा बताएं कि जो रफाल तैयारे की बात हो रही थी और 2019 में जब बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद हमने जो किया उनके साथ, तो वहां पर ये कहते थे कि अगर रफाल हमारे पास होते तो शायद ये हालात ना होते, लेकिन रफाल के बावजूद उनके साथ ये हाल हुआ। ये जरा थोड़ा बताएं कि इसकी आखिर क्या वजह है, क्योंकि रफाल के बारे में कहा जाता है कि ये पहला इंस्टेंस है कि वो कॉम्बैट में एक तो वो गिरा है और अदरवाइज कहा यह जाता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि शायद उसको जैम करना, उसको कंट्रोल करना, वो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये फीट आपके ख्याल में ये कैसे अचीव किया है? क्योंकि आज एवीएम साहब ने भी जो ब्रीफिंग दी उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ये जो 70 उनके जहाज हैं उनमें से 14 जो हैं वो रफाल हैं और हमने बाय एक क्लियर डिसीजन जो है रफाल को ही टारगेट किया, जो जिसको वो अपनी आप रीढ़ की हड्डी समझ रहे थे। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने इतना एक एडवांस जो फाइटर जेट है उसको कैसे मात दी एयरफोर्स ने? देखिए, रफाल इसमें कोई शक नहीं, एक कैपेबल जहाज है। वो एक 4.5 जनरेशन जहाज है, लेकिन उसमें दो मसाइल आ रहे हैं। एक मसला तो ये कि हमारे पास J-10C जैसा जहाज और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जहाज आ रहे हैं। हमारे जो जहाज हैं इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज हैं। एक तो जो रफेल के जहाज की मिसाइल की रेंज है वो कम है, जो कि हमारे PL-15 मिसाइल्स की है, जो कि JF-17 पे ब्लॉक 3 के अंदर और J-10C पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, जो अभी हमने EW सूट अपने जहाज़ों के ऊपर इंस्टॉल किया है, वो EW सूट जो है वो कैपेबिलिटी वाइज रफेल की EW कैपेबिलिटी से बहुत बेहतर है। आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि हमारे कुछ जहाज़ों ने रफेल को जैम कर दिया। आजकल की जो वॉरफेयर है वो सारी 3-4 चीज़ों पे घूमती है कि ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है। उस कैपेबिलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस तरह का रडार जहाज के ऊपर है, किस तरह का मिसाइल लगा हुआ है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्या कैपेबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो J-10C हैं और JF-17 ब्लॉक 3 हैं, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये दुश्मन को मुश्किल से नजर आएंगे, क्योंकि इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी है, वो कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है और जो कंपोजिट मटेरियल जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो रडार सिग्नेचर उसका बहुत कम हो जाता है। सो ये दो चीजें मैं इसको एम्फसाइज करूंगा। एक तो हमारे जहाज़ों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी थी, जिसमें वो एक तरह से दूसरे जहाज़ों को ब्लाइंड कर देते हैं। दूसरा, हमारी जो BVR की रेंज उनके BVR से ज्यादा है। इस वजह से हमें ये कामयाबी अल्लाह ताला ने नसीब की। अच्छा एवीएम साहब, एक और चीज एक्सप्लेन कीजिएगा। आप अपने पहले कमेंट में कह रहे थे कि जब मिसाइल फायर हो जाता है तो फिर उसको एक और रडार जो उसको गाइड कर रहा होता है। ये जो PL टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं, जो PL मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को दिए, जिससे इनको हिट किया गया इंडियन जो फाइट जेट्स हैं उनको, ये भी रडार गाइडेड थे या ये सेंसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ गाइड हो रहे थे? देखिए, जो दो तरह के मिसाइल होते हैं, हमने BVR को समझ गया कि ये वो है जो नजर नहीं आ रहा, बहुत लंबी रेंजेस होंगी, 100 किलोमीटर प्लस माइनस होंगी या इससे भी ज्यादा होंगी। ये तो हम समझ गए कि ये इसको हम BVR कहेंगे। अब इसके अंदर दो तरह के हैं, एक होता है एक्टिव मिसाइल और एक होता है सेमी एक्टिव मिसाइल। जो सेमी एक्टिव मिसाइल होता है उसमें पायलट को जहाज दुश्मन के ऊपर मिसाइल फायर करने के बाद अपने जहाज का मुंह उसकी तरफ रखना पड़ता है जब तक कि वो टर्मिनल स्टेज पे ना आ जाए या इंपैक्ट ना कर जाए। अब जो हमारे जहाजों पे मिसाइल लगे हुए हैं इनको एक्टिव कहते हैं। ये सेमी एक्टिव नहीं, एक्टिव रेडार है कि जब आपने फायर कर दिया, अब पायलट अपना मुंह दूसरी तरफ करके घर चला जाए बेशक। सो वो मिसाइल के अंदर जो रेडार लगा होता है अब वो एक्टिवेट हो जाता है। चूंकि पायलट उसको ऑलरेडी लॉक कर चुका हुआ था, तो अब वो मिसाइल के पास सारी वो वाली इंफॉर्मेशन है, तो वो अपने टारगेट को, अपने हदफ को निशाना बनाएगा। इसी वजह से वो
100, 120, 150, 100, 200 किलोमीटर रेंज तक भी मारा जा सकता है। तो ये एक्टिव और सेमी एक्टिव को समझने की जरूरत है कि उसका अपना रडार काम शुरू कर देता है। अच्छा एवीएम साहब, कथा कलामी हो रही है, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक भी आपसे डिस्कशन करेंगे। कुछ इस तरह के सवालात भी हैं, मसलन जब 6 और 7 की दरमियानी शब ये मिसाइल हमले किए गए थे तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस है आखिर क्या उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता था या हमने इंटरसेप्ट किया, उसके बारे में भी आपसे पूछना। तो ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतालिक। और जैसे ब्रेक से पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, भारतीय मीडिया और उनके ऑफिशियल्स एक दफ़ा फिर वहाँ पर पैनिक में है कि जी पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया है, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। जो मकबूजा कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि वो जहाँ हैं वहीं पे रुकें, घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइफ इज एज यूजुअल। कामरान, ये वो जो आपने बात तो सुनी कि शेर आया तो ये शेर आ ही ना जाए। तो जब शेर आएगा तो ये सोए हुए रह जाएगा, कोई और मसला ना हो जाए इनके साथ। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो बहरहाल जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो एक अचीवमेंट है 6 और 7 की दरमियानी शब, जिस तरीके से हमने टेक ऑन किया पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो भारतीय एयरफोर्स है, उसके हवाले से कुछ और मामलात हैं। तो एयर वाइस मार्शल नासिर वाई साहब रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले जो मैं सवाल छोड़कर गया था, आपको पता है कि हमारे यहाँ ले मैन एक सवाल ज़रूर करता है कि जब ये और हमें पता भी था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और ये पहली मरतबा हुआ कि पहले तो चलो जो डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन जो भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ 6 मकामात के ऊपर मिसाइल फायर किए, और चले मुजफ्फराबाद, कोटली, वो आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर, लेकिन मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, ये वो तमाम इलाके सेटल्ड एरियाज हैं, मेन सिटीज़ हैं। तो लोग हमारे यहाँ ये सवाल करते हैं कि जो हमारा क्या एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो क्या इतना अच्छा नहीं है कि आखिर हमने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। तो इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। या बिल्कुल, आप एक चीज तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये पहली दफा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने या इंडिया ने ना सिर्फ ये कि LOC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट भी टारगेट्स एंगेज किए हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके जो नोटिस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर लेना चाहिए। इसको हम आगे चल के मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, आप विजुअलाइज कीजिए कि बॉर्डर के दोनों तरफ जहाज हैं, और जैसे मैप पे भी औरंगजेब साहब ने भी दिखाया था, मैंने भी एक मैप शेयर किया था, अगर वो आप स्क्रीन पे दिखा सकें, कि इंडियन साइड पे 70-80 जहाज फ्लाई कर रहे हैं, कोई 40 के जहाज हमारी साइड पे फ्लाई कर रहे हैं। और ये जहाज जो हैं, आप विजुअलाइज करें पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, और ये बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है। अब जब ये 7 की रात को ये फ्लाइंग हो रही है, इसी तरह की फ्लाइंग पहले भी हो रही थी। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है वो ये है कि हम अग्रेसर्स नहीं हैं। अग्रेसर इस केस के अंदर इंडियन एयरफोर्स है। हमने अपने आप को बेफिटिंगली डिफेंस करना है। सो अगर 5 की रात को, 6 की रात को, 7 की रात को ये सिचुएशन है कि उधर भी जहाज फ्लाई कर रहे हैं, इधर भी फ्लाई कर रहे हैं, और हम कैसे विजुअलाइज करेंगे वो मिसाइल किस टाइम पे फायर करने वाले हैं, और हम उनको पहले से शूट करना शुरू कर दें, तो फिर तो हम अग्रेसर बन जाएंगे। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने तब रियलाइज किया कि जब मिसाइल फायर हो जाता है तो मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करना कम डिस्टेंसेस के ऊपर एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये चूंकि ये जो ऑफेंसिव का जो अथॉरिटी है या उसके चॉइस है वो एक अग्रेसर के पास होती है, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस टाइम के ऊपर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन ये जिस तरह का डिफेंस किया है वो उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि 70 जहाजों ने वहां पे मौजूद होते हुए अपने वेपन गिराए। साहब जरा कथा कलामी हो रही है, जरा मैं थोड़ी सी, आप ये बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर वजाहत कर दें कि अगर हमें ये ज़ाहिर है कि आप एनिमी की इंटेंशन को तो नहीं, 2-3 दिन से वो इस तरह के काम कर रहे थे,
अगर ये पता चल जाता हमारी एयरफोर्स को कि आज उनका इस तरीके का इरादा है, तो क्या हम फिर प्रीएम्प्ट कर सकते थे? जो उन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं उनको किसी हद तक रोका जा सकता था या डैमेज कम हो सकता था, ये आप कह रहे हैं? देखिए, जो प्रिएम्पशन होती है ना, उसकी कॉनोटेशन और है। प्रिएम्पशन का अगर हम उसको प्रिएम्प्ट करके मारना शुरू कर देते तो इसका मतलब है कि हमने ये स्टार्ट किए वॉर, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किए। ये एग्रेशन जो है ये इंडिया ने की। अगर हम उसमें इनिशिएटिव लेके प्रिएम्प्टिव उनको मारना शुरू कर देते तो पूरी दुनिया कहती भी एक तुम किस तरह के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो कि अभी वो इंडिया को कह रहे हैं कि भी तुमने एग्रेशन की है। तो उस केस के अंदर हम अग्रेसर्स की शक्ल में जाने जाते। तो इस वजह से अच्छा ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन एक और जो चीज इसके साथ नासर वाइन साहब, वो ये है कि पिछले 2 दिन से जो उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल्स पाकिस्तान की इतने डीप आ रहे हैं, रावलपिंडी तक पहुंच गए, लाहौर के अंदर पहने के, लाहौर तो चले फिर भी करीब है, रावलपिंडी तक आना, ये इसके ऊपर भी कल एक्सप्लेनेशन तो आ गई थी डीजी ISPR की तरफ से कि हमने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया था लेकिन हमने इसको हिट नहीं किया। इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा अगर काइंडली आप हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर सकें कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी जो एक उस दूसरी साइड से चीज पाकिस्तान की तरफ से आती है, क्या पाकिस्तान में ये फुल कैपेबिलिटी है कि इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करे और उसको लॉक करे, या इसमें कुछ जो है वो कुछ गैप्स है जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे ये रावलपिंडी तक पहुंच गए? देखिए, जो UAVs या ड्रोन्स है ना, इनकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ड्रोन्स या कोई और प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है और जहाज़ों की डायनामिक्स डिफरेंट है। अगर जहाज़ बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा आसान है, और प्रोफेशनली जो हम एयरफोर्स वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उसको किया जा सकता है। लेकिन जो ये UAVs होती हैं या ड्रोन्स होते हैं, हमारे पास बॉर्डर को उनको ऑब्जर्व करने की, उनको डिटेक्ट करने की 100% कैपेबिलिटी है। अब आप अगेन एक दफा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को विजुलाइज करें, वो कर्व सा बन रहा है और सारा, और नीचे एक बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ, ऑल अलोंग दी बॉर्डर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको ऑल अलोंग दी बॉर्डर शूट कर सकते हैं? ये एक जो है ना जरा डिस्कशन तलब मामला है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो भी किया जा सकता है। अगर वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के जो UAVs हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आप हमारे जितने भी हमारे एयर डिफेंस के मिसाइल हैं वो ख़त्म कर दें, और बाद में वो उनका कोई और इरादा हो, तो ये फिर इसमें स्ट्रेटजी एक बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 77 के करीब जो है ना ड्रोन्स हमने गिराए हैं। आप मुझे World War II से लेके, खैर तब तो ड्रोन्स थे नहीं, जो मॉडर्न वॉरफेयर जो पिछले 20 साल में हुई है, एरियल वॉरफेयर, कोई एक इंस्टेंस ऐसा बता दें जिसमें 1.5 दिन के अंदर 77 UAVs गिराए गए। सो ये सवाल करना कि क्या भी हमारी कथाकलामी हो रही है। AVM साहब, ये जो उनके ड्रोन्स आए थे ये सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए थे या ये भी इनके पास भी पेलोड था? देखिए, इसमें पेलोड भी होते हैं, लेकिन इनका पेलोड जो होता है ना वो सिर्फ तकरीबन 3 से 5 kg का पेलोड होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज को अपने बॉर्डर के अंदर आना एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? इजराइल का। ठीक है जी। और इजराइल की टेरिटरी कितनी है? बिल्कुल पाकिस्तान का एक छोटा सा पोर्शन है, एक शहर के बराबर भी नहीं है। लेकिन उनके पास भी प्रोजेक्टाइल पहुंच सकते हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतनी लेयर्स हैं कि ये हमारी सोच है कि कितना एडवांस सिस्टम है वो। हमारे सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको डिटेक्ट किया। इजरायलियों के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल। क्योंकि वक्त कम है तो मैं एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है आपने यही कहा कि जो एयरफोर्स का हमारा जो हमने जो कार्रवाई की वो डिटर करना था, हम डिफेंसिव पे थे, और अभी तो हमने ये फैसला नहीं किया कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो फिर कितना हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। आप भारत के पास आपको पता है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और जो इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने तो कहा हुआ है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसका वक्त का तयन, जगह का तयन वो पाकिस्तान अपने मुताबिक करेगा। तो मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इस तरह का अटैक लॉन्च करता है
तो डू यू थिंक कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम S-400 को उसको कर सकते हैं बाईपास और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि आपने जो हमने कहा ना, हमने डिफेंस किया है, उसकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि वो ऑफेंसिव डिफेंस था। उसको कभी आप डिफेंस ना कहें, डिफेंस है वो, लेकिन वो ऑफेंसिव डिफेंस है कि ऑफेंसिवली हमने उसको डिफेंस किया है। जहां तक हमारे ऑफेंसिव की पॉसिबिलिटी और S-400 की बात है, S-400 की उनके पास टोटल 4 बैटरीज हैं। और जिस तरह हमने यूएवीज की डिस्कशन की है ना, कि जब आप उनको ओवरवेलम कर दें कि आप इतनी ज्यादा इंकर्जन्स करें और मुख्तलिफ डायरेक्शंस के साथ इंकर्जन्स करें, तो वो 4 S-4 की बैटरीज कहाँ कहाँ जाएंगी। और ऑब्वियसली हमारे जो जहाज अगर ऑफेंसिव के लिए यूज होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेल्फ प्रोटेक्शन चैम्बर्स हैं, EW कैपेबिलिटीज हैं, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि S-400 की कैपेबिलिटी को काफी हद तक नलिफाई कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स को अगर ये पता होता कि पिछली दफा उन्होंने कहा था कि रफेल आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 28 अप्रैल 2025 को उन्होंने 26 और जहाज़ों को ऑर्डर किया है। सो इनको पहले से ही थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारे पास अभी कैपेबिलिटीज पूरी नहीं है। मैंने आपके साथ एक इन्फोग्राफिक शेयर किया है, मे बी आप उसको एक दफा जरूर देखिएगा। वेरी ब्रीफली इसकी एवीएम साहब, अगर वेरी ब्रीफली आप इसका जवाब दे सकें, जो आप नए जहाज़ों के ऑर्डर की बात करें, क्या इसकी वजह टू साइड्स का जो उनका एक डिफेंस है वो है, या वो सारा पाकिस्तान फोकस्ड है? देखिए, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर रहे हैं ना अपनी सारी डिस्कशंस में जो हम डेली करते हैं, वो ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि इंडिया के ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का क्या मकसद था। अगर आप वो मकसद जो 4-5 मेरे जहन में आते हैं वो आइडेंटिफाई कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा, जिसके अंदर 5वां मकसद ये है कि हम मजीद फंड गवर्नमेंट से लेके मजीद जहाज खरीदें, या मजीद कोई Su-57 टाइप जहाज जो है ना अगले लेना शुरू कर दें। तो वो मेरे ख्याल में एक डिस्कशन बड़ी अच्छी हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास कम है। कुल आप जो फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन की और बहुत सी इस सारे इशू की जाते हैं, लेकिन हम जरा कोशिश कर रहे थे कि आपसे जरा टेक्निकल और जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो पूछें। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने वो कौन सी 2 शराइत रखी हैं जो बैक चैनल पे डिस्कशन हो रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कि जब डी एस्केलेशन होगी तो पाकिस्तान का क्या इस वक्त मुतालबा है बड़ा, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी, इससे मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन आप एक्सप्रेस न्यूज़ से देख रहे हैं, और जहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है, तो वहां पर जो शुरू में भी इंडिकेट किया था, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं। कम से कम 2 जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इस सिलसिले में सामने आए हैं। एक अमरीका और दूसरा जो सऊदी अरब है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कल हमने देखा कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात की, और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया उसमें एक बात कॉमन थी कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो बराह रास्त एक जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ओपन करें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें। फिर दूसरी डेवलपमेंट उसमें यह हुई है कि जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं आदिल अल जुबैर, वो कल न्यू दिल्ली में थे, उनकी वहां पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, और उसके बाद आज वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। उनकी मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हुई है। अब जो शहबाज इस हवाले से जो बातचीत हो रही है, पाकिस्तान का तो सबसे पहले ये मौक़िफ़ है कि ये जो सारी एस्केलेशन हुई है, एक तो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मसलन पहलगाम हमला होता है, भारत बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान हालांकि ऑफर करता है कि हम एक गैर जानिबदार ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत उस ऑफर को कबूल नहीं करता और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल दागे, और अब जब डी एस्केलेशन की बात हो रही है तो पाकिस्तान कहता है कि हम ये जो न्यू नॉर्मल है ये तो सेट नहीं होने देंगे, क्योंकि आज अगर भारत ने यह काम किया है, कल फिर भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर में किसी जगह पर कोई इस तरह का वाकया होगा और भारत क्या फिर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की चढ़ाई कर देगा। तो जो मेरी मालूमात हैं, जो इस वक्त डिस्कशन हो रही हैं, एक तो पाकिस्तान
जो ये बैन अल-अक़वामी प्लेयर्स हैं जो एक मसालत कराना चाहते हैं, पाकिस्तान का ये कहना है कि सबसे पहले तो ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए हमें एक कोई जॉइंट मैकेनिज्म जो है मुस्तकबिल के लिए तश्कील देना होगा। उसके लिए इंटरनेशनल गारंटर्स चाहिए कि इस बात की क्या जमानत है कि आज अगर हम ये यहाँ से स्टेप बैक करें, कल भारत में एक और हमला होगा, फिर पाकिस्तान के साथ वो यही करेंगे। इंटरनेशनल कामरान जो आप बात ये करें गारंटर्स वाली, क्या इसका मतलब ये है कि अगर गारंटीज मिल जाएं कि आइंदा भारत ये काम नहीं करेगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान जो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर द यूएन चार्टर, उसका जो आर्टिकल 51 वो एक्सरसाइज नहीं करेगा? नहीं, ये बात नहीं है। मसलन उसमें अभी तो पाकिस्तान कह रहा है कि अपना हमने हिसाब चुकाना है। मुस्तकबिल के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट हम सेट नहीं होने देंगे कि ये गारंटी दी जाए, और अगर कोई वाकया होता है लेट से भारत के अंदर, और पाकिस्तान भी कहता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है, तो उसके लिए फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, बजाय इसके कि आप मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करें, उस मामले को वहां पर लाएं, और अगर वाकई सबूत है तो ठीक है, फिर आप उस मुल्क के खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई है वो जरूर करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप दुनिया में एक इस खत्ते में एक दूसरी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत ने इस पहलगाम हमले की आड़ में जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया, और पाकिस्तान ये मुतालबा ये कर रहा है कि उसको भी रिस्टोर किया जाए। तो ये दो बड़े मुतालबात पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त सामने आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का ये कहना है कि जो ने किया है 6 और 7 की दरमियानी शब मासूम जो लोग हैं उनको उन्होंने मारा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की है, तो बैन अल-अक़वामी बिरादरी को भारत के इस रवैये की तो कम से कम मजम्मत तो करनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो सिफारती कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं, और दूसरी तरफ जो कशीदगी है वो जो बरकरार है और उसका जो एंड है वो किस तरफ होता है। तो हमारी जो खुसूसी ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी। फिलहाल हम न्यूज़ ब्रेक के लिए जाएंगे, सो स्टे विद अस।